हेलो गाइस, माय नेम इज़ रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। अब जो है हमारे पास गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग जो है इसकी हेल्प से एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो किस मेथड से बनेगा, एंड देन उस मेथड्स के ऊपर पहले हमें कुछ क्वेश्चंस को कर लेने के बाद ही हमें एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करना चाहिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इस वीडियो में भी क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और इसका हम लोग इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और इसमें किस तरह के फॉर्मूलाज है जिसका इस्तेमाल हमारे को करना है। ठीक है, तो जब हम लोग इन सारी चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे ऑलरेडी, देन अगर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के ऊपर प्रोसीड करेंगे तो हमें बिना झिझक किसी भी डाउट का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कर चुका है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो गैस मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों को देखना है गाइज वो है हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है इसका, वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है एक्चुअली में, इसमें ये है उसका डेफिनेशन कि द न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड and the numerator of the right hand side is multiplied with the denominator of the left hand side। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है गैस, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि मान के चलो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है और हमारा यहाँ पर x है और हमारा यहाँ पर y है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया गैस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमिनेटर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, एंड राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन मल्टीप्लाई होने के बाद जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा ए वाई इजकल टू में बी एक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं गैस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। इसका कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हिंदी वालों के लिए बच्चों ये रहा हमारे पास डेफिनेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है क्रॉस गुण विधि। ठीक है, मतलब बाईं ओर के अंश को दाईं ओर के हर से, अंश मतलब न्यूमिनेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर, ओर के हर से गुना किया जाता है और दाहिनी ओर के अंश को बाईं ओर के हर से गुना किया जाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है जो अभी मैं समझाया हो ना, सेम स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें भी कह रहा है कि बाईं ओर के अंश को दाईं ओर के हर से गुना करना है, बोले तो मल्टीप्लाई करना है, और दाईं ओर के अंश को बाईं ओर के हर से मल्टीप्लाई करना यानी कि गुना कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, उसमें हम लोग को देखना है ये रहा गाइस, इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके जो है पता लगाएंगे, यानी कि आंसर को लाएंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला जो है ये है वेरी फर्स्ट और ये है वेरी सेकंड हमारा। अब क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम है, आप चाहे ऊपर वाला का फॉर्मूला यूज़ करो या चाहे नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, दोनों से ही हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास, देखिए यहाँ तक एक फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, ये जो है गैस हमारे पास, मैं इसको बॉक्सा में बंद कर देता हूँ, ये है एक हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है गैस हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों का दोनों फॉर्मूला से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई जो भी वेरिएबल्स है उसके वैल्यूज़ को हम लोग निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन में बोलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, एक्स अपॉन में b1 और c2 और माइनस में b2 c1, इस तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है ना गैस, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एक्स अपॉन में क्या कीजिए, पहले बी सी लिख लीजिए इसमें। ठीक है, बी सी लिख लिए, एंड देन उसके बाद वाई करने के बाद कर दीजिए इसमें सी ए और देन सी ए, उसके बाद क्या आता है हमारे पास ए बी आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये इसको याद रखने का ट्रिक है, आप ट्रिक समझिए या जो भी, मुझे लगता है ये मैंने इसमें इस तरह से जो सॉल्व किया हूँ। आप क्या कीजिए इसको बोले तो 12-21 समझ गए ना, 12-21 कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, बस आपको क्या करना है,
खाली वेरिएबल्स को डालना है यहाँ पर और 12 21 कर देना है, हो गया। ठीक है, देखिए वही हमारे पास फार्मूला भी है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत आसानी से ये फार्मूला जो है आपको याद हो जाएगा। और हम लोग इसी फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो भी हमारे पास क्वेश्चन बोलेगा वैल्यूज़ को लाने के लिए, हम लोग इसी मेथड से लाने वाले हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास जो कि ये रहा, और इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ही ऑलरेडी डील कर चुका है। तो गाइज अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा या उस चैप्टर को नहीं देखा है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा जिसमें सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो देखिए जब हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उसको बोलते हैं अपन लोग यूनिक सॉल्यूशन। और जब हमारे पास a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एंड देन थर्ड में जब हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो हम लोग गाइस उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि इसके बारे में इस चैप्टर में पूछा जा रहा है 3.5 में, तो इसीलिए इस चीज़ को डिस्कस करना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूलाज को डाल दिया है। अब देखिए, अब जैसा कि हम लोगों ने भी डेफिनेशन देख लिया और फॉर्मूलाज देख लिया कि किसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमने इन दोनों चीज़ों को देखा। अब उसके बाद हम लोग गैस प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए हमारे पास इस बोले तो मेथड का वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है एग्जाम्पल नंबर 14। मैं डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज के ऊपर नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि अगर हम लोग बिना डेफिनेशन के या बिना किसी भी थ्योरी को पढ़े हुए समझे हुए और उसके बिहाफ पे बिना किसी भी तरह के कोई एग्जाम्पल को किए बिना जब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करते हैं ना, तो वहीं पे आता है ग्लिचेज, समझ में नहीं आते हैं हमें। ठीक है, और डॉट पे डॉट क्रिएट होता है। तो इसीलिए पहले गाइस हमेशा ही किसी भी बोले तो सब्जेक्ट है, आप पहले हमेशा उसमें एग्जाम्पल्स को प्रायोरिटी दीजिए। एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन कई ऐसे बोले तो एग्जाम्स होता है जिसमें एक्सरसाइज से नहीं पूछ के एग्जाम्पल्स पूछ देता है, तो इसीलिए आप एग्जाम्पल्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हम लोग इसको करने वाले हैं। ये क्या कह रहा है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, ठीक है, इफ़ वी बाई 2 टिकट्स, हमने क्या किया 2 टिकट को खरीदा टू, ठीक है, मलेश्वरम। ठीक है, कहाँ तक के लिए हमने 2 टिकट को खरीदा, बैंगलोर से मलेश्वरम के लिए, पहला हुआ। एंड देन आगे कह रहा है फिर हमने खरीदा 3 गो टिकट, ठीक है, कहाँ के लिए, यशवंतपुर के लिए। कहाँ से, बैंगलोर से हमने फिर खरीदा यशवंतपुर के लिए 3 टिकट। ठीक है, तो दोनों को मिला के हमें टोटल कॉस्ट कितना पड़ा बच्चों, 46 रुपीज़। आगे यहाँ तक क्लियर बात। अब देखो यहाँ तक जो हुआ ना बच्चों, हमें यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर आगे कह रहा है कि इफ़ वी बाई 3 टिकट्स, हमने क्या किया 3 टिकट्स खरीदा मलेश्वरम के लिए एंड 5 टिकट्स खरीदा हमने बच्चों यशवंतपुर के लिए, तब हमें टोटल कीमत कितना पड़ गया, 74 रुपीज़। ठीक है, तब ये कह रहा है फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड यशवंतपुर। तब ये कह रहा है कि बताओ कि कितना पैसा लगेगा उसको मलेश्वरम और यशवंतपुर जाने में बैंगलोर से, तो हमें नहीं पता। तो हम सब जानते हैं बचपन से कि जब मैथमेटिक्स में हमें नहीं पता हो तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक्स या वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आंसर पर प्रोसीड करने से पहले हम लोग ये हिंदी मीडियम वालों के लिए या क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो भी देख लीजिए एक बार। यहाँ कह रहा है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपीज़ यानी कि 46 रुपया है। ठीक है, परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत कितना है बच्चों, 74 रुपया, बोले तो 74 रुपीज़। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो मैंने अभी इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन में समझाया होगा ये उसी चीज़ को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को करते हैं सॉल्व। जैसा कि गैस हमें यहाँ पर नहीं पता कि जो है बैंगलोर से मलेश्वरम का क्या रेट है, क्या फेयर है, हमें वो नहीं पता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गैस, लेट द फेयर ऑफ, ठीक है गैस, यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, लेट द फेयर ऑफ बैंगलोर
टू मलेश्वरम, ठीक है। तो वो रहा हमारे पास मलेश्वरम। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर मलेश्वरम तक का जो भी फेयर होगा हमने उसको क्या मान लिया, ₹X। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने अगेन मान लिया लेट द फेयर ऑफ, ठीक है, बोले तो लेट द फेयर ऑफ बेंगलोर टू। अब उसके बाद हम लोग कहाँ तक चलेंगे, यशवंतपुर के लिए, ठीक है। तो बेंगलोर टू यशवंतपुर, ठीक है गाइज। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यशवंतपुर के लिए ले लिया। तो वहाँ का हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ₹Y। यहाँ तक क्लियर है बात। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फेयर जो है यानी कि किराया जो बेंगलोर से मलेश्वरम तक के लिए जो किराया है हमने उसको मान लिया ₹X, और जो बोले तो बेंगलोर से यशवंतपुर का किराया है गैस हमने उसको मान लिया ₹Y। अब देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पर बच्चों एक इक्वेशन बनेगा। तो देखिए 2 टिकट हमने कहाँ तक के लिए लिया था, मलेश्वरम के लिए। तो X माना है हमने मलेश्वरम के लिए और 2 टिकट लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2X। और फिर जो है हमने यशवंतपुर के लिए कितना टिकट लिया था, 3 टिकट लिया था। और यशवंतपुर को हमने कितना माना है, Y। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 3Y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास 46। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट नाम देने से पहले हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x प्लस में 3y माइनस में 46 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब सेकेंड में क्या कर रहा है, अब वो 3 टिकट ले रहा है मलेश्वरम के लिए अगेन यहाँ पर, ठीक है। तो मलेश्वरम को हमने x माना था, तो सेकेंड में हमने क्या करेंगे यहाँ पर 3x कर देंगे। एंड देन उसके बाद कितना टिकट, 5 टिकट ले रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 45, बोले तो 5y इज इक्वल टू में जिसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है ₹74। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 74। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको लिख लेंगे 3x प्लस में 5y माइनस में 74 लिखा गया ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए मेन चीज़ हमारा यहाँ पर यही था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए जो हमने अभी इक्वेशन जो लाया है ना बच्चों, पहले हम लोग ये इस इक्वेशन को उधर लिख लेंगे 2x प्लस में 3y माइनस में 46। तो 2x प्लस में 3y मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x प्लस में 3y माइनस में 46 इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। उसके बाद दूसरा कितना है बच्चों, 3x प्लस में 5y और माइनस में 74। तो 3x प्लस में 5y माइनस में 74 इज इक्वल टू में 0। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए मैं इस बार मिला लेता हूँ, 2x प्लस में 3y माइनस में 46। तो 2x प्लस में 3y माइनस में 46। उसके बाद कितना है 3x प्लस में 5y माइनस में 74। तो 3x प्लस में 5y माइनस में 74। तो यहाँ तक हमने ले आया। अब हम लोग पता है क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लोग करेंगे पहले a1 निकाल लेंगे। तो a1 हमारे पास कितना है 2, और उसके बाद a2 हमारे पास कितना है बच्चों 3। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे b1 है हमारे पास 3, एंड देन उसके बाद b2 है हमारे पास 5। देन उसी तरह से हमारे पास c1 कितना है बच्चों 46, एंड देन उसके बाद c2 कितना है हमारे पास माइनस में 74। तो हमने इसको निकाल लिया यहाँ से। इक्वेशन फर्स्ट वाला जो भी वैल्यू है हमारे पास उसको हमने मान लिया a1 b1 c1, और इक्वेशन सेकेंड वाला जो है बच्चों उसको हमने मान लिया a2 b2 एंड देन c2। अब हमने जो पीछे पढ़ा था फार्मूलाज में कि किस तरह के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो बस उसी फार्मूला से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का अप्लाई करेंगे। तो देखिए वहाँ जो फार्मूला था हमारे पास उस फार्मूला के यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं अप्लाई। तो देखिए x अपॉन में आ जाएगा हमारे पास BC माइनस में BC। देखिए ये आसान तरीका है, जब आपको समझ में नहीं आए कि कहाँ पर x1 है या a1 है b1 है c1 है, तो आसानी भाषा में कर लीजिए x के साथ BC आता है, ठीक है, और y के साथ आता है बच्चों CA, ठीक है। तो y के साथ आता है CA इज इक्वल टू में, और AB जो आता है हमारे पास
वो किसके साथ आता है हमारे पास बच्चों, वो आता है ए बी के साथ। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अब आप इसको रट लीजिए, 12 21 बोले तो 12 21, ये है हमारे पास 12 21, ये रहा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 21। तो इस तरह से हम लोगों ने आसान तरीके से फॉर्मूला को भी याद कर लिया। अब क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास a1 का वैल्यू है, b1 का, c1 का और a2 b2 c2 सबका वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करेंगे गैस, हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए ज़रा, हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, b1 हमारे पास कितना है बच्चों, हमारे पास b1 का जो वैल्यू है वो है 3, कितना है हमारे पास 3, और देन उसके बाद c2 हमारे पास कितना है माइनस में, C2 हमारे पास है 74, C2 है गैस हमारे पास माइनस में 74, चलिए माइनस, उसके बाद B2 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है हमारे पास 5, उसके बाद C1 हमारे पास कितना है माइनस में 46, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 46 को डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास y की बारी है। चलिए अब हम लोग y को सॉल्व करेंगे, तो C1 हमारे पास कितना है गैस, वो है हमारे पास माइनस में 46, तो 46 को डाल देंगे। उसके बाद a2 हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना है बच्चों यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास C2, तो C2 कितना है माइनस में 74, और a1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है हमारे पास 2। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 को सॉल्व कर लेंगे, तो a1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद b2 हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास बच्चों 5, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 5। उसके बाद अगेन हमारा a2 कितना है, वो है हमारे पास 3, एंड देन b1 कितना है बच्चों, वो भी हमारे पास है 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबका वैल्यूज डाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग गैस, यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए x अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12 का 2, और देन कितना हो जाएगा कैरी 1, और 3 7 21, और 1 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा ये। चलिए और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना हो जाता है हमारे पास 30, ठीक है, कैरी हुआ 3, और 5 4 20, ये हो जाएगा हमारे पास 23, यानी कि 230 ये हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 138, 3 8 3 6 कितना होता है हमारे पास गैस 18 होता है, ठीक है। एंड देन 3 4 कितना होता है 12, और 12 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3, और ये आ जाएगा 1, और ये होगा हमारे पास गैस माइनस में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग इसको करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 8, ठीक है, एंड 2 7 जाएगा बच्चों 14, ये भी हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 2 10 हो जाएगा, एंड देन 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको मैं जो है इधर ले आता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि साफ साफ आप लोगों को दिखे भी, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप लोग, हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यूज़ कितना निकल के आएगा, जब हम लोग 222 है, ठीक है, और 230 है, तो 230 में से 222 को अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ अगर चलें, उसके बाद y हमारा 138 और 148 है, ठीक है, तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों, 8 में से 8 गया तो 0, एंड 4 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 1, वो प्लस में ही आएगा। एंड देन उसके बाद ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बात। तो देखिए ज़रा, अगर अब हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन में 8 इज इक्वल टू में 1, ठीक है, रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू में 10 इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 1 सॉरी। तो देखिए, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 8, एंड देन उसके बाद y जो है गैस हमारे पास उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू पता चल गया, कितना आया हमारे पास 8, और y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 10। तो देखिए हमने अभी क्या माना था, हमने जो यहाँ पर माना था बेंगलोर से मलेश्वरम का जो किराया था, बोले तो फेयर था, वो x हमने माना था, और x का वैल्यू निकल के कितना आया है बच्चों हमारे पास 8 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ
यहाँ पर कि बेंगलोर से मलेश्वरम जाने में आपको 8 रुपीज़ खर्चा पड़ेगा, ठीक है। आप लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड देन बेंगलोर से यशवंतपुर जाने में आपको वाई रुपीज़ खर्च हो रहा था, तो वाई का वैल्यू कितना आया हमारे पास 10 रुपीज़, तो आपको 10 रुपीज़ का फेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप गैस आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे गैस, यहाँ से अब हम लोग यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसके ऊपर प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए उसके बाद जो है गाइस हमारे पास वो है नेक्स्ट है बोले तो एग्जाम्पल नंबर है 15, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 क्या रहा है यहाँ पर कि फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बेलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है गाइस कि हमारे को जो यहाँ पर दिया कि p का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, p का वैल्यू कितना आएगा जिसके लिए ये जो इक्वेशन हमारा वो हमारा कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे एंड देन p का वैल्यू लाएंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। तो यूनिक सॉल्यूशन जो है हमारे पास किस पे होता है गाइज, वो होता है a1/a2 जब नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2 के तब, तो उसको चेक करेंगे हम लोग। और यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो अब किसके लिए भाई साहब वो तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर a1/a2 एंड b1/b2 को हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इसको अगेन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a1/a2 जब नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 के, तब इस केस में जो है गैस हमारा ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि p का वैल्यू कितना आएगा जिसके ऊपर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहला कि a1, क्योंकि हमें सिर्फ a1 b1 की यहाँ पर ज़रूरत है तो सिर्फ a1 b1 ही लेने वाले हम लोग, ठीक है। तो a1 हमारे पास कितना है बच्चों 4 और b1 हमारे पास कितना है बच्चों वो है p, एंड देन उसके बाद a2 हमारे पास कितना है 2 एंड देन b2 हमारे पास कितना है बच्चों वो भी है हमारे पास 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यूज़ को डालेंगे। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू p अपॉन में 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या हुआ, p का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना है हमारे पास 4, p नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 को छोड़ के जो भी वैल्यू हम p के जगह पर डालेंगे उस वैल्यू पे जो है हमारा ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे ऐसा क्यों, 4 को छोड़ के क्यों, क्योंकि गाइस अगर हम लोग 4 को p के जब p का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद 4 आया और अगर जब हम इसका वैल्यू यहाँ 4 में डाल देंगे यहाँ पर p में तो ये तो इक्वल हो जाएगा, अनइक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे केस में ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनेगा बच्चों, वो स्टेटमेंट को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट 4, ठीक है ना, एक्सेप्ट 4 यानी कि कह रहा है कि p के सारे वैल्यू 4 को छोड़ के, ठीक है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस will have a यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है बात, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़ के जितने भी वैल्यू है वो सब के सब क्या कहलाए जाएंगे, हमारे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वही पूछ रहा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p, समझ गए ना, तो यहाँ से पता चल गया। चलिए तो यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से पता चल गया गैस की बोले तो एक्सेप्ट 4 को छोड़ के जो भी वैल्यू होगा p का उसके ऊपर जो है गैस हमारा ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप गैस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में
आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 15 को भी कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 के ऊपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे को देखना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स को किया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि के का वैल्यू, ठीक है, के का वैल्यू क्या होगा जिसके ऊपर ये जो सॉल्यूशन है हमारे वो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि मैनी सॉल्यूशन कब होता है गैस हमारे पास, जब हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो इस केस में हमारा जो इक्वेशंस होता है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले क्या करेंगे अपन लोग, इसमें से a1 a2 और b1 b2 c1 c2 को पहले हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, a1 है हमारे पास k एंड देन a2 है गाइस हमारे पास 12। ठीक है, उसी तरह से b1 है हमारे पास 3 एंड देन b2 है हमारे पास k। ठीक है, एंड देन c1 है गैस हमारे पास माइनस में k माइनस में 3। ठीक है, एंड देन c2 है गैस हमारे पास माइनस में k। तो यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा a1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है हमारे पास k, तो यहाँ पर k डाल देंगे। a2 कितना है हमारे पास, वो है 12। ठीक है, इज इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो है 3 और b2 हमारे पास कितना है, वो है k। ठीक है, और c1 हमारे पास कितना है, माइनस में है k माइनस में 3। उसी तरह हमारे पास c2 कितना है हमारे पास, वो है k। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कैंसिल, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो है इसको इसके साथ लेकर के सॉल्व कर लेंगे, यानी दोनों में से किसी के साथ ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन के का जो वैल्यू आएगा ना, देन उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर लेता हूँ सॉल्व, इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा हम लोग अगर इसको यहाँ पर मैं करता हूँ सॉल्व, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, या हमारे पास 3/k इज इक्वल टू k माइनस में 3 अपॉन में k। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो फाइनली कितना निकल के आएगा हमारे पास, 3k इज इक्वल टू में k का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा हमारे पास 3k। अब देखिए ये आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3k प्लस में 3k इज इक्वल टू में k का स्क्वायर। तो फाइनल ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6k इज इक्वल टू में k का स्क्वायर। तो एक k है और एक k यहाँ पर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब k का वैल्यू बच्चों कितना है हमारे पास, k का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, अब हम लोग k का वैल्यू 6 इसमें डाल के देखेंगे कि क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन शो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास k/12। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ, k/12 3/k एंड देन k माइनस में 3 अपॉन में k। यहाँ तक के लिए बच्चों, चलिए तो k का वैल्यू कितना है 6, तो 6/12 एंड देन 3/6 एंड देन 6 माइनस में 3 अपॉन में 6। तो इसको पहले अपन लोग भी रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे उधर वाले को, उसके बाद हम इसको करेंगे डिवाइड। तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, तो 6 2 जा कितना होते हैं बच्चों, 12, 3 2 जा 6 एंड देन 3 2 जा 6। तो फाइनली हमको क्या मिला, हाफ हाफ हाफ। ठीक है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये जो वैल्यू आया हमारे पास k का वैल्यू 6 बच्चों, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इस रिलेशंस पर हमारे जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, क्लियर बात बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चंस को कर लिया, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा
कि यहाँ पर जो कह रहा था कि किस वैल्यू पर जो के मतलब के किस वैल्यू पर ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हमने देखा कि के का वैल्यू 6 पे ये दोनों का दोनों इक्वेशन जो है बच्चों वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमने वैल्यूज को भी निकाल लिया। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारे पास वो है गाइज हमारा एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो आज हम लोग इसके ऊपर प्रोसीड नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऊपर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.5 को देखने वाले। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।